जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं डीएनए यानी कि डायरेक्ट न्यूज एनालिसिस में मौद्रिक नीति समिति आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करते हैं। जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में कुछ देखें तो आईएएस प्री के लिए क्वेश्चन आरबीआई मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति के साधन आरबीआई के विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के लिए बात करते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी वैधानिक निकाय मौद्रिक नीति वृद्धि एवं विकास मौद्रिक नीति एवं इसके उपकरण से क्वेश्चन बनते हैं। और चर्चा में क्यों है इसके बारे में थोड़ा देखा जाए तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने जानकारी दी है कि केंद्रीय बैंक का उदार नीति रुख मुद्रास्फीति लक्ष्य 6% की ऊपरी सीमा प्राप्त करने में विफल रही हो सकती है। दोस्तों, एक उदार रुख जो केंद्रीय बैंक की ओर से मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने ब्याज दरों में कटौती करने की इच्छा को इंगित करता है। और देखिए, जो मौद्रिक नीति समिति जो है भारत में बेंचमार्क ब्याज दर या अन्य ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली आधार या संदर्भ दर तय करती है। मौद्रिक नीति क्या है इसके बारे में देखा जाए तो मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना इसका मुख्य लक्ष्य है। सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्ण शर्त है। संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की बात में जो हर 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक में परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% को निर्धारित करने का भी प्रावधान है। मौद्रिक नीति की लिखते जो बात करते हैं इसमें तो देखिए, जो रेपो रेट होता है वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा LAF कहते हैं। LAF मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक, के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्क विश्व पर बैंकों को रातों रात चल निधि प्रदान करता है। और देखिए, रिवर्स रेपो रेट जस्ट रेपो रेट का एक अपोजिट होता है। होता क्या है कि ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF मतलब कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो बैंकों से रातों रात आधार पर तरलता प्राप्त करता है वह रिवर्स रेपो रेट में दर्ज की जाती है। अच्छा, तरलता समायोजन सुविधा क्या है? तो इस तरलता LAF में रातों रात और साथ ही सावधि रेपो नीलामियाँ शामिल हैं। जो जैसे कोई आरबीआई या किसी बैंक से कोई लोन लिया है, अगर लोन को नहीं चुका पाता है तो उसकी कुछ संपत्तियां होती हैं उसको नीलाम किया जाता है ताकि उसको बेच करके सरकार का या बैंकों का पैसा चुकता किया जा सके। तो सावधि रेपो का उद्देश्य इंटर बैंक सावधिक मनी मार्केट के विकास में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए बाजार आधारित बेंचमार्क निर्धारित कर सकता है तथा इस प्रकार मौद्रिक नीति के हस्तांतरण में सुधार करता है। आरबीआई जो आरबीआई है भारतीय बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परिवर्तनीय ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट नीलामी भी समायोजित करता है, जैसा कि बाजार की स्थितियों के तहत आवश्यक होता है। सीमांत अस्थायी सुविधा जिसे हम MSF कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक। तो यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत सूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से ओवरनाइट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने संविधिक चल निधि अनुपात पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की जो दंडात्मक दर है ले सकते हैं। तो इसमें अभी देखिए, यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चल निधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व का कार्य करता है। कॉरिडोर की बात करते हैं। जो कॉरिडोर है इस क्या है, MSF मतलब कि मार्जिनल स्टैंडिंग
फैसिलिटी से हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है MSF का। जो MSF दर और रिवर्स रेपो दर है, जो भारत औसत काल दर में मौद्रिक संचलन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं। देखिए, जो बैंक दर होता है वो क्या होता है। बैंक दर कुछ इस तरह होता है कि रिवर्स बैंक विनिमय बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने और बदलने के लिए तैयार करता है। बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की गई है। यह दर MSF दर से जुड़ी हुई है, इसलिए जब MSF पर पॉलिसी रेपो रेट के साथ बदलती है तो स्वचालित रूप से परिवर्तित होती रहती है। नकद आरक्षित अनुपात बात करते हैं, जिसे हम ACRR कहते हैं। तो निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है और इसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। देखिए, जो आपको नकद आरक्षित अनुपात है, जैसे एक माना जाता है, जैसे कि अगर कोई बैंक, यदि कोई बैंक अपना या कोई व्यक्ति बैंक खोलना चाहता है तो क्या करेगा। जो RBI है, RBI के पास जाता है, कहता है कि सर मुझे अपना खुद का एक बैंक खोलना है, तो क्या करेगा ये। अब सरकार तो उसको अनुमति देगी नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैंक खोलने के नाम पर लोगों के से पैसा जमा करवाए और उसको लेकर के फुर हो जाए, दिवालिया हो जाए, भाग जाए। तो सरकार भी बहुत तेज़ है। तो RBI करती क्या है कि इससे कुछ % पैसा अपने पास रखती है, ताकि अगर ये दिवालियापन घोषित हो जाए बैंक, तो लोगों का कुछ पैसा देकर चुकता किया जाए। अब ये सब चीज़, इसमें कई चीज़ें हैं, इसको अगली वीडियो में हम किसी में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसको किसी और वीडियो में बता देंगे डिटेल से। देखिए, फिलहाल संविधिक चल निधि अनुपात क्या होता है, इसे हम SLR के नाम से जानते हैं। निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को आधारित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं स्वर्ण जैसी सुरक्षित व चल आस्तियों में रखना होता है। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, SLR तो इसमें परिवर्तित अक्सर निजी क्षेत्र के लिए उधार देने की बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दोस्तों, खुला बाजार परिचालन जिसे हम कहते हैं, मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुक्त खरीद बिक्री, टिकाऊ चल निधि डालना और शोषित करना क्रमशः दोनों शामिल होते हैं। और देखिए, जो बाजार स्थिरता की बात करते हैं, मौद्रिक प्रबंध के लिए इस लिखित को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। और इसको इम्पोर्टेंट देखिए, वनडे एग्जामों में यही पूछ सकता है कि मौद्रिक संबंध की कब स्टार्ट किया गया था, तो भूलिएगा नहीं, 2004 में स्टार्ट किया गया था। जो योजना क्या है, परिस्थिति योजना, ये जो MSS के नाम से हम यूज करते हैं, मतलब कि मार्केट स्टेबिलिटाइजेशन स्कीम के नाम से जानते हैं। बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक अस्थायी प्रकृति की अधिशेष चल निधि को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों, राजस्व बिलों की बिक्री के जरिए अवशोषित किया जाता है। तो जुटाए जाने वाली जो नकदी को रिजर्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है। देखिए, प्रश्न कैसे पूछ सकता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जो 2015 में प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन। तो देखिए, बैंक दर एकदम इम्पोर्टेंट। देखिए, अभी हम इसको बताएं, बैंक दर, जो बैंक दर होते हैं अपना, उनको अपना बैंक दर पर जो RBI उसको रखती है, कुछ पैसा कम पे रखती है, कुछ जितनी दर पर देती है उसको, यानी कि जो कर मिलता है उतने, उससे कम पैसे पे उसको अपने पास रखती है। तो बैंक दर पे रखा जाता है। खुला बाजार परिचालन जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। और देखिए, सार्वजनिक ऋण तो ये सरकार के हाथ में इसको अभी देखिए, भी सरकार बोली है कि सबसे कम पैसे में ऋण
कम ऋण, मतलब कि ऋण सबको दिया जाए, ताकि जो कोरोना में जिनकी जो लाइफ थी सर्वाइव करना कम हो गई थी या बंद हो गई थी, उसको पुश किया जाए, ताकि वो भी अपने लाइफ को सर्वाइव करें और देश की इकोनॉमी में अपना सहयोग दें। तो सार्वजनिक राजस्व, देखिए ये सब जो है, देखिए बैंक दर इसमें सही है, और खुला बाजार ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो था वो भी सही है। देखिए इसमें सी सही है, 1 और 2 सही है। देखिए मौद्रिक नीति समिति है जो, जिसे हम MPC के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति क्या हुआ था इसका? संशोधित हुआ था 2016 में RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। धारा क्या है? धारा उद्देश्य क्या था इसका? धारा 45 ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब कि जो मौद्रिक नीति समिति अगर जो भी निर्णय लेगी, तो ये बैंकों को मानना ही मानना है, और नहीं मानेगी तो उस पर जो मौद्रिक नीति समिति है या RBI, ये इस पर कुछ अपना चार्जेस लगा सकती हैं। तो इसका रचना क्या होता है? धारा 45 ZB के अनुसार MPC में 6 सदस्य होंगे। एक RBI का गवर्नर इसके पद का अध्यक्ष होगा, जो देखिए मौद्रिक नीति का प्रभारी एक डिप्टी गवर्नर होगा। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होगा। सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होंगे। इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र और बैंकिंग या वित्तीय या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए फिर प्रश्न जो आया था, अभी देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्री में आया था, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा। 2017 में क्वेश्चन आया था, तो था क्या इसके बारे में? देखिए यह RBI की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करता है। देखिए जो मौद्रिक नीति समिति है, ये तो सत्य है कि RBI के जो बेंचमार्क जो ब्याज दरें हैं वो मौद्रिक नीति समिति ही तय करती है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यह RBI के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है, जिसका प्रतिवर्ष, देखिए सबसे पहली बात है कि इसका प्रतिवर्ष होता नहीं है। देखिए अभी यहीं पे हम बताएं प्रतिवर्ष, और इसमें देखिए टोटल 6 सदस्य होते हैं। ये तो 12 सदस्य की बात कर रहा है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होता है। एक केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नहीं होता है। यह होता है जो यहाँ का जो RBI का गवर्नर है वो होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, अभी देखिए ये बताए थे हम, हाँ RBI का गवर्नर जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पद पर होता है, इसलिए क्वेश्चन इसका ये सही है आंसर। देखिए मौद्रिक नीति का ढांचा क्या है, और देखिए ढांचा की बात करते हैं अगर, तो उत्पत्ति मई 2016 में RBI अधिनियम के संशोधन किया गया था, ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढांचे को संचालित करने के लिए जो केंद्रीय बैंकों विधायिका जनादेश को जारी किया जा सकता था। अब इस उद्देश्य भी था कुछ इसका 2016 में जब संशोधन किया गया तो इसमें का कुछ उद्देश्य भी रहा होगा। तो ढांचे का जो उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत यानी रेपो दर निर्धारित करना, रेपो दर पर या उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिए तरलता में सुधार करना था। देखिए नीति दर के रूप में रेपो दर का कारण क्या था? रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचालित होता था, जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित भी करता था। इस प्रकार मुद्रास्फीति और विकास एक प्रमुख निर्धारक थे। RBI विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोण क्या था उसका ये भी देखा जाए अगर, तो देखिए एक उदार रुख का मतलब होता है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने हेतु निर्णय लेता है। देखिए अकोमोडेटिव जो होता है, उदार जिसे हम कहते हैं, उदार नीति के नाम से। अब देखिए उदार नीति बहुत लोगों के नाम से या बहुत लोगों के मुँह से सुने भी होंगे। उदार नीति क्या है? केंद्रीय बैंक इसमें हस्तक्षेप करता है। एक उदार नीति अवधि के द्वारा या दौरान ब्याज दरों की कटौती करता है।
इसमें वृद्धि से इनकार करता है भाई, इसमें वृद्धि नहीं होती है। जब विकास को नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होती है तो मुद्रास्फीति तथा तत्काल चिंता को विषय नहीं रहता है। केंद्रीय बैंक द्वारा आमतौर पर एक समायोजन नीति अपनाई जाती है। तटस्थ क्या होता है इसके बारे में अगर जानकारी देखें तो क्या लिखा गया है कि एक तटस्थ रूप किससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंक और या तो दर में कटौती कर सकता है या दर बढ़ा सकता है। यह रुख आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब नीतिगत, आर्थिक, मुद्रास्फीति और विकास दोनों मामले में समान होता है। मार्गशीर्ष या इंगित करता है कि बाजार किसी भी समय में किसी भी तरह से दर में परिवर्तित हेतु कार्रवाई कर सकता है। देखिए हाकिस नीति जो होता है, देखिए हाकिस नीति क्या है, इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिक मुद्रास्फीति को कम करना इसका लक्ष्य होता है। देखिए केंद्रीय बैंकों को मुद्रा आपूर्ति का अंकुश लगाना भी इसका एक लक्ष्य है और मांग को कम करने के लिए भी ये बहुत सारे काम को करते हैं। ब्याज दरों को वृद्धि करने की तैयारी करते हैं। देखिए यह नीति भी सख्त मौद्रिक नीति के संकेत देती है। देखिए केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाता है या कठोर मौद्रिक नीति अपनाता है तो बैंक भी उधारकर्ताओं के लिए ऋण पर अपनी ब्याज दर में वृद्धि करता है। हाँ भाई, जब 5% पे अगर RBI दे रही है ब्याज पे तो ऐसा थोड़ी कि 5% दे देंगे तो क्या इनको बैंक होने का मतलब ही नहीं रहेगा, कुछ कमा भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर बैंक 5% पे देती है ब्याज पे देती है लोन तो ये लोग क्या करेंगे कि 7% पे जनता को या व्यक्तियों को बांटेंगे। तो अब देखिए कैलिब्रेटेड जो नीति है इसका बारे में क्या कहता है कि मौजूदा दर चक्र के दौरान रेपो दर में कटौती की तालिका से बाहर करता है। हालांकि दरों में वृद्धि एक कैलिब्रेटेड तरीके से होती है। इसका मतलब देखिए मतलब क्या है कि केंद्रीय बैंक के दौरान दर वृद्धि नहीं करता है मतलब कि, और लेकिन देखिए समग्र नीति जो होती है जो होता है वो कवन वृद्धि की ओर झुका देता है। यदि स्थिति उचित हो तो नीति बैठक में बाहर हो सकती है। और ये प्रश्न किस तरह बनता है यहाँ से, तो यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। 2020 में क्वेश्चन आया था, हम भी प्रीलिम दिए थे, उसमें आया था। तो देखिए बौद्धिक वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन, ये तो सरासर गलत है क्योंकि वैधानिक तरलता ये कुछ पच नहीं रहा है बात। समांतर अस्थायी सुविधा दर में बढ़ोतरी होती है, बैंक रेट और रेपो रेट दर में कटौती होती है, ऐसा कुछ नहीं, एक में बढ़ता है एक में घटता है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकता। रेपो रेट और रेपो रेट बैंक रेट, इसलिए इसका आंसर बी आएगा, यानी कि दूसरा सही है, सीमांत अस्थायी सुविधा में बढ़ोतरी। देखिए अब कहानी ख़त्म हो गया दोस्तों, लेकिन अब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 17-18 मिनट का, टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन समझाएं अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।